हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है सभी को? तनीष, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हेलो। ओके सो डाउट लेक्चर है, हम गेट इक्विप टू जेई एडवांस डिस्कस करेंगे। गैस स्टेट का गेट इक्विप टू जेई एडवांस डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बिकॉज काफी कम लोग ज्वाइन किए हैं अभी तक। देन स्टार्ट करेंगे। गैस फेस का करेंगे ये। ठीक है। सो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट करें? तो चलो गेट इक्विप टू जेई एडवांस का पहले हम सिंगल चॉइस वाला ले लेते हैं। तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन कुछ कुछ लें? सारा? ओके ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इज 0.4 इन गैसियस मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड CH4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम जो है वो है 0.4 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 ऑब्वियसली कितना होगा? 0.6 होगा इन ए गैसियस मिक्सचर। Now, if both the gases are diffusing through the constant area of orifice of the container, then what will be the percentage composition by volume of CH4 gas diffusing out initially? तो देखो ये जो है ना, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 एंड हीलियम जो है वही सेम मोल फ्रैक्शन जो है नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी होगा। मतलब मोल फ्रैक्शन का रेशियो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो सेम रहता है। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 0.4 डिवाइड बाई 0.6 मतलब कितना हो गया? ये आ गया 2/3। ओके, नाउ तुम्हें निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ CH4 रिफ्यूजिंग आउट इनिशियली। तो वॉल्यूम का परसेंटेज कंपोजिशन मतलब मोल्स का परसेंटेज कंपोजिशन। नाउ अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आउटसाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इनसाइड इनटू रूट ऑफ मोलार मास का रेशियो, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ मोलार मास, मतलब मोलार मास ऑफ CH4 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ हीलियम। याद आया क्या? ये फॉर्मूला बताया था हमने ना, वही अप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 क्या हो गया? 2/3 हो गया इनटू रूट ऑफ मोलार मास ऑफ CH4 इज 16 एंड मोलार मास ऑफ हीलियम इज 4। तो रूट ऑफ 16/4 कितना हुआ? 4 हो गया। तो 4 का रूट क्या आएगा? 2 आएगा, तो दैट इज 8/3। ठीक है, तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स जो है का रेशियो ये आ गया। ओके, ना हमें नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो नहीं निकालना है, आउटसाइड कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वो नहीं निकालना, हमें निकालना है CH4 का कितना परसेंट है। ओके, हमें CH4 का परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ CH4 कितना होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 डिवाइड बाय टोटल मोल्स इंटू 100, ये आएगा अपने पास। तो कितना होगा ये? तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 प्लस 1 इंटू 100, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ये वाला हमें पता ऑलरेडी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 ऑलरेडी पता है ना। क्या है? कितना है? 8/3 आया ना। तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 8/3 प्लस 1 इंटू 100। तो कितना आ गया? दैट इज नथिंग बट 3/11 इंटू 100। तो 3/11 इंटू 100 कितना हुआ? सो ऑब्वियसली इट इज 300/11। तो 300/11 कितना होगा? 2। सो 28% हो गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो विच इज करेक्ट ऑप्शन?
1 मिनट, मैच नहीं कर रहा है क्या? कहीं कुछ मिस्टेक किया क्या? चेक करो एक बार। ओ सॉरी, हमने ही हमने किसका निकाला? CS4 का ही निकाला ना। हम्म, 2/3। एक्चुअली हमारे पास हीलियम बाई CS4 का रेशियो था, तो सब्स्टिट्यूट क्या किया? सब्स्टिट्यूट हीलियम बाई CS4 ही किया वैसे। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक किया है। ये क्या है? हाँ, यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक कर दिया। ये क्या आया? ये आया 4। 4 का रूट इज 2। हाँ, सो मिस्टेक ये हुआ है, मिस्टेक हो गया ये। इट इज 4/3 एक्चुअली, है ना। सो 4/3 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया ये? इट इज 3/5 इंटू 100। सिद्धार्थ, वॉल्यूम का जो रेशियो है वो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ही रहता है। मतलब परसेंटेज, देखो गैस के लिए परसेंटेज वॉल्यूम कंपोजिशन की बात करते हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ मोल्स की। ठीक है, अच्छा पहले ये देख लो ये बराबर है कि नहीं। अभी मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, कहीं ना कहीं देख लेते हैं। तो इट इज 3/5, तो 3/5 मतलब कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए ना। 60%। 60% है क्या ऑप्शन में? 60% तो नहीं दिख रहा है ऑप्शन में। एक मिनट, कहीं क्या मिस्टेक हो रही है? रुको, मोल फ्रैक्शन दिया ऑफ हीलियम का 0.4। हीलियम का 0.4 था, तो CS4 का 0.6 हो गया। 0.4, 0.6 तो 2/3 है। 2/3 इंटू रूट 2, मतलब रूट का हो गया 2। 4/3 आ गया। ओके, दिस इज 4/3। ओ सॉरी सॉरी, मिस्टेक किया ना। दिस शुड बी 3/7 ना। सो 3/7 क्या होगा? 300/7 कितना हुआ? 43% ना। नाउ मैच कर रहा है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। देखो बराबर है ना, यही होगा कि 43 आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। तो विच डज नॉट रिप्रेजेंट आइसोबार गिवन बाय चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ जो था, याद है उसमें हम टेम्परेचर किस में लेते थे? चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर किस में लेते थे? हम बोलते थे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर। ओके, सो वी वर्सेस टी ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास ऐसा ग्राफ आता था। बट यहाँ पर टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन। ओके, अगर हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था, याद हो तो? वी एंड टेम्परेचर अगर हमने डिग्री सेल्सियस में लिया तो ग्राफ ऐसा कुछ आता था, याद आया? ओके, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो रॉन्ग। इस क्वेश्चन में जो ए ऑप्शन है वो क्या है? रॉन्ग है। बिकॉज हमारे पास करेक्ट वी वर्सेस टी ग्राफ ये रहेगा अगर हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, टू गैसेस
two gas samples are separated by a conducting frictionless piston। तो जो बीच में है वो हमारे पास क्या फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड किधर भी मूव कर सकता है, ये जो है ये लेफ्ट और राइट साइड किधर भी जा सकता है। एंड इट इज कंडक्टिंग, मतलब इसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकता है। कंडक्टिंग है मतलब क्या हो सकता है, हीट ट्रांसफर। इफ द पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में मतलब ना तो अभी वो आगे लेफ्ट में जाएगा ना राइट में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड प्रेशर सेम होना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट साइड वाला प्रेशर राइट से ज्यादा हुआ तो फिर, अगर मैं बोल रहा हूँ ये वाला प्रेशर इससे ज्यादा हुआ तो फिर क्या है, लेफ्ट साइड वाला पुश करेगा ना। अगर राइट साइड वाला ज्यादा हुआ तो राइट साइड वाला पुश करेगा, लेकिन वो क्या बोल रहा है इक्विलिब्रियम में, मतलब इसकी वजह से क्या होना चाहिए, पी इक्वल टू पी बी होना चाहिए। ओके, सो इक्विलिब्रियम है, दैट्स व्हाई पी इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी बी, दोनों प्रेशर सेम होने चाहिए। इसके अलावा अच्छा लेंथ क्या दिया, ये वाला लेंथ जो है ये एल है, और ये वाला जो लेंथ है ये 3 टाइम्स ऑफ एल। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं यार, राइट साइड वाला जो है उसका लेंथ 3 टाइम्स है, तो जो वॉल्यूम है राइट साइड वाला वो क्या होगा, वो लेफ्ट साइड वाले का 3 टाइम्स होगा, मतलब वी बी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ वी ए होगा। ठीक है, अच्छा वो तो लिखा भी है उन लोगों ने वैसे, ठीक है वो तो लिखा हुआ है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ वी ए वॉल्यूम लिया हुआ है, तो ये वॉल्यूम वी ए है और राइट साइड वाले को 3 वी ए लिख दिया है। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स को एन ए एन बी लिया उन्होंने, एंड टेम्परेचर जो है उसको टी ए टी बी लिया है। अच्छा फ्रिक्शन लेस है, इसके अलावा ये जो है कंडक्टिंग है, पिस्टन जो है वो क्या कंडक्टिंग है, इसका मतलब क्या है कि इसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकता है, तो कंडक्टिंग है एंड उसकी वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, एंड हीट ट्रांसफर होगा तो दोनों साइड टेम्परेचर जो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सो टी ए इक्वल टू क्या होगा, टी बी हो जाएगा। अब ऑब्वियसली टी ए इक्वल टू टी बी है एंड पी ए पी बी का रिलेशन भी पता है, तो एन ए एन बी का रिलेशन भी पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो एन ए अपॉन एन बी क्या होगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, पी वी बाई एन आर टी, मतलब पी ए वी ए अपॉन आर टी ए डिवाइड बाय पी बी वी बी अपॉन आर टी बी। आर तो कैंसिल आउट हो ही गया, तो पी ए और पी बी इक्वल है तो भी कैंसिल आउट हो गए, आर कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा ये क्या आया, वी ए, अच्छा टी ए जो है वो भी टी बी से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, पी ए भी टी ए पी बी कैंसिल आउट हो गए, टी ए टी बी कैंसिल आउट हो गया, आर भी कैंसिल आउट हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, जो वॉल्यूम का रेशियो। ओके, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या है, वी ए अपॉन वी बी क्या है, तो इट इज वी ए अपॉन 3 टाइम्स ऑफ वी ए, मतलब ये आ गया 1/3। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है इट इज 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये भी आ गया हमारे पास। इसके अलावा टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ऑफ ए, क्या होगा 3/2 इंटू एन ए आर टी ए, एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या होगा 3/2 इंटू एन बी आर टी बी। ना हमें पता है टी ए और टी बी दोनों तो सेम ही है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स जो है बी वो क्या है, इट इज 3 टाइम्स ऑफ ए, तो इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज नथिंग बट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज 3 टाइम्स ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। ठीक है, सो डी ऑप्शन डिफरेंट है या सेम है, डी ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज 3 टाइम्स ऑफ बी, ये बोल रहा है उल्टा बोल। ओके, एक्चुअली में क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी जो है वो क्या रहा है, इट इज 3 टाइम्स ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए आर।
ओके, सो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पर? ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, क्या बोल रहा हूँ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, ऑब्वियसली लास्ट वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया। क्लियर है क्या? बाकी सारे मैच हो रहे, लास्ट वाला मैच नहीं हो रहा। हाँ, चले आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। What percent of sample of nitrogen must be allowed to escape if the temperature, pressure and volume are to be changed as follows? ठीक है, तो देखो इनिशियली हमारे पास क्या है, 273 डिग्री, 3 atm एंड 1.65 लीटर। इससे बाद में कितना हो रहा है, 0 डिग्री, 0.75 atm एंड 0.55 लीटर। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? सो P इंटू V डिवाइड बाय R इंटू T। टेम्परेचर कितना लेंगे, 273 प्लस 273 दैट इज 546 एंड N2 क्या है, इट इज P is 0.75 into volume is 0.55 into R into T, temperature is 273। so N2 by N1 क्या है, N2 by N1 अगर हम यहाँ पर करेंगे तो 0.75 into 0.55 डिवाइड बाय R into 273 into R into 546 डिवाइड बाय 3 into 1.65। so R से R कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ एंड बाकी पार्ट क्या है, आई थिंक यस, ये भी 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया है ना। एंड तो क्या आ गया, इसको हम ऑब्वियसली 3/4 बोल सकते हैं, या मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इट इज 1.5, तो 1.5 डिवाइड बाय 9, या हम बोल सकते हैं 1/6 है ना। सो N2 by N1 जो है 1/6 है। ओके, तो हमें क्या पूछा है कि कितना फ्रैक्शन चला गया, ऑब्वियसली 1/6 चला गया, या इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोलेंगे, मतलब एक मिनट 1/6 है एंड वो बोल रहा है कि कितना आउट, कितना एस्केप हुआ है। ओके, कितना एस्केप हुआ है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1/6%, 1/6 बचा है, या कितना परसेंट बचा है, 1/6 into 100 दैट इज 16.67% आई थिंक बचा है। एक मिनट, यस, इतना परसेंट रिमेनिंग है। तो कितना एस्केप हुआ है, एस्केप कितना परसेंट हुआ है, 83.33। ठीक है, इनिशियली इतने मोल्स थे, बाद में इतने मोल्स बचे, तो हमने देखा कि N2 by N1 जो है क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है, मतलब
1/6 ऑफ इनिशियली मोल्स बचे हुए हैं। ओके, तो बचे मतलब 5/6 निकल गए, इनिशियल का 5/6 टाइम्स निकल गया या 83.33% निकल गया। now आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला तो वैसे मैंने लिया भी है, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही लिया है, देख लेते एक बार से। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस मर्क्यूरी, इसके अलावा दिस इज ऑल्सो मर्क्यूरी, ये खाली है, एंड दिस इज अगेन मर्क्यूरी। so this is 10, this is again 10, this is 10, this is 10। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना है वो हमें निकालना है। अब देखो, हमें पता है कि उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बोला, 75, तो इधर प्रेशर जो है 75 होगा, इधर प्रेशर 65 होगा, तो इधर प्रेशर कितना हो जाएगा, इधर प्रेशर हो जाएगा ऑब्वियसली 55, बिकॉज 10 का डिफरेंस आएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर जो प्रेशर है वो 55 सेंटीमीटर ऑफ एचजी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नीचे जो प्रेशर है ऊपर वाले से ज्यादा रहेगा, कितना ज्यादा रहेगा, 10 सेंटीमीटर ज्यादा रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, in the quantitative determination of nitrogen, N2 gas liberated from 0.42 gram of sample of organic compound was collected over water if the volume of N2 gas collected was 100 by 11 ml at total pressure of 860। तो टोटल प्रेशर हमें दिया है यहाँ पर 860 mm, लेकिन इट इज कलेक्टेड ओवर वाटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ वाटर का वेपर प्रेशर भी होगा, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, टोटल प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या एक्वस टेंशन ऑफ वाटर। तो कितना है, टोटल प्रेशर वाज 860 माइनस एक्वस टेंशन कितना है 24, तो कितना आएगा ये, दिस विल बी 836 ml। ओके, तो यहाँ से अब देखो हमें वॉल्यूम भी पता है कितना आया, टेम्परेचर भी पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पता चल जाएगा कितना होगा। सो प्रेशर ऑब्वियसली एमएम को हम एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये एटीएम में कन्वर्ट किया, तो दिस इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, तो डिवाइड बाय 1000 भी किया, तो P इंटू वी डिवाइड बाय R इंटू टी, R की वैल्यू उन्होंने बोला 0.08 ले लो, ओके, एंड इंटू टी, टेम्परेचर कितना 250 केल्विन। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मिल गया। नाउ व्हाट इज वेट ऑफ नाइट्रोजन, सो वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 28, ठीक है, तो ये वेट ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी इन ग्राम। ना हमें निकालना है कि अब ये तो वेट ऑफ नाइट्रोजन आया है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी नाइट्रोजन का वेट पता चल गया, बिकॉज नाइट्रोजन तो हमारे पास क्या है, कंजर्व होगा ना, जितना भी नाइट्रोजन है वो कहां से आ रहा है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन का वेट होगा, जितना ये मिला है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कर देंगे, तो क्या आएगा ये, सो 836 इंटू 100 इंटू 28 डिवाइड बाय 760 इंटू 11 इंटू 1000 इंटू 0.08 इंटू 250 एंड देन डिवाइड बाय क्या करेंगे, इस कंपाउंड का वेट,
दैट वाज 0.4। तो यहां से हमें क्या मिला, वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड। इसके अलावा परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करें। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है? अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कितने हो गए, 4 जीरो ना। तो ये देखो 4 जीरो तो कैंसिल आउट हो गए। इसके अलावा ये 10/3 आएगा। ओके, आंसर जो है 10/3 आ रहा है यहाँ पे, मीन्स ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 1 mole of N2O4 at 300 Kelvin is kept in a closed container under 1 atm. It is heated to 600 Kelvin. पहले 300 Kelvin था, उसे 600 Kelvin कर दिया। When 20% mass of N2O4 decomposes to NO2, the resulting pressure is, तो देखो N2O4 will give NO2, लेकिन पूरा डिकम्पोज नहीं होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ इसका 1 मोल है तो वो बोल रहा है 20% ही डिकम्पोज हुआ है। तो 20% ही डिकम्पोज हुआ है, मतलब 1 माइनस 0.2। ठीक है, तो इतना 0.2 क्या है, 1 मोल का 0.2 चला गया, तो बचा कितना, 0.8 मोल। एंड इसका कितना बन गया, 0.2 का 2 टाइम्स, दैट इज 0.4 मोल। तो अभी टोटल मोल्स कितने हो गए, 0.8 प्लस 0.4 दैट इज 1.2 मोल। तो हमें इनिशियल प्रेशर जो है वो दिया है, इनिशियल टेम्परेचर भी दिया है, क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्लोज कंटेनर है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखो ऑब्वियसली आर भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, इट विल बी P बाय एन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P बाय एन टी कांस्टेंट होगा, तो P1 बाय N1T1 इज इक्वल टू P2 बाय N2T2। So what is P1? It is 1. What is N1? 1. And T1 कितना है, T1 is 300 Kelvin is equal to P2 divided by N2 is 1.2 and T2 is 600। तो यहाँ से कितना आएगा, P2 आ गया 2.4। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेशर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a definite amount of gaseous hydrocarbon having carbon atoms less than 5 was burnt with just sufficient amount of O2. The volume of the all reactant was 600 ml. After the explosion, the volume of the products CO2 and H2 was found to be 700 ml. Under the similar conditions, the molecular formula of the compound is, तो देखो हमारे पास कंपाउंड हो गया CSHY। इसका कंबशन किया गया, तो हमारे पास जो बैलेंस रिएक्शन है वो ये आ गया।
अच्छा H2O किस फॉर्म में है? H2O गैस, अच्छा उन्होंने दिया हुआ है H2O किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। तो इसका वॉल्यूम मान लो A है, इसका वॉल्यूम मान लो B। अब वैसे भी वो क्या बोल रहे हैं कि जस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या है, A इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका वन जो है वो इसका x प्लस वाई बाई 4 से रिएक्ट करेगा, है ना। तो A किससे करेगा, A इतने से करेगा। ओके, सो ये इनिशियल वॉल्यूम है। जब रिएक्शन हुआ तो ऑब्वियसली दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये बच्चे 0 0, ये आ गया AX एंड ये आ गया हमारे पास AY बाई 2। सो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम हमें कितना दिया है, इट वाज गिवन एज 600। तो A प्लस A इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम। तो दिस शुड बी 600 एंड बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, बाद में वॉल्यूम हो गया है 700। मीन्स इन दोनों का वॉल्यूम मिला के कितना होना चाहिए, 700 होना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास। नाउ इन दोनों को यूज करके हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखो क्या करें, डिवाइड कर दे पहले। ये क्या है, इसको लिख लेते हैं एक बार। ये क्या है, दिस इज नहीं डिवाइड, हाँ डिवाइड ही कर देते, आगे सॉल्व करने का मतलब नहीं है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो दिस इज 1, दिस इज 2, तो किसको किससे करें, 1 को 2 से करें या 2 को 1 से करें, किसी को भी कर दो। एक्स और वाई का एक रिलेशन मिल जाएगा, फिर वो किसको सेटिस्फाई करेगा वो देख लेंगे। तो हम्म, 1 को 2 से डिवाइड कर दे, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा ए को कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4 एंड इधर भी ए को कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 600 बाय 700। तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया एंड ऑब्वियसली 100 से 100 वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या है ये, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ठीक है, ये वाला पार्ट हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, ए को भी कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इट विल बी 7 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है, एंड दैट विल बी 7 प्लस 7x प्लस 7y बाई 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 3y। ठीक है, तो क्या इक्वेशन आया यहाँ से, तो इट विल बी 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 7y बाई 4 माइनस x, है ना, या 7 इज इक्वल टू 3y माइनस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, या सो 3y माइनस 7y बाई 4 कितना हुआ, 5y बाई 4 माइनस x, ये आया। ठीक है, सो क्या किसको कौन सा इक्वेशन, मतलब कौन सा वाला हाइड्रोकार्बन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे देखो साफ साफ देख सकते हैं कि यार y की वैल्यू जो है वो 4 का मल्टीपल होगी तो सही रहेगा, है ना। इजी कब पड़ेगा, जब y की वैल्यू जो है 4 का मल्टीपल होगी, तभी हमारे पास x जो है वो इंटीजर आ पाएगा, अदरवाइज x इंटीजर नहीं आएगा। ओके,
अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू को 4 ले लें, ठीक है, y 4 लेने पर क्या है, y 4 लेने पर ये क्या हो जाएगा, x 7 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू -2 आएगी, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलो फिर क्या लें, y को 8 ले, देखो अगर हमने y को 8 लिखा तो क्या आएगा, 7 इज इक्वल टू y को 8 लेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स, तो यहाँ से x क्या आया, यहाँ से x आ गया 3। यस, दिस इज करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, फॉर्मूला हो गया C3H8। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जैसा दिया था उस हिसाब से हमने प्रोसीड किया। एक्स और वाई, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 अननोन थे, है ना, यहाँ पर 3 अननोन थे, इक्वेशन 2 ही थे, तो हमें एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए था ना, तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दिया, जिससे कि एक कैंसिल आउट हो जाए। तो जब एक कैंसिल आउट होगा तो जस्ट हमें एक्स और वाई का रिलेशन ही मिलेगा, और एक्स और वाई का रिलेशन आ गया तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आ सकता है। तो एक्स और वाई का रिलेशन ये आया था। ओके, नाउ ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में हम देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 5y/4, तो x इंटीजर मिल ही नहीं सकता अगर तुम y को 4 का मल्टीपल ना लो, y को अगर 4 का मल्टीपल लोगे तभी x जो है वो इंटीजर है, तो y को हमने 4 का मल्टीपल लिया है। जब y को 4 लेके देखा तो देखा कि x की वैल्यू -2 है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा केस क्या है कि y को 8 ले लो, तब हम देख सकते हैं कि x 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, a spherical air bubble is rising from the depth of a lake where pressure is P atm and temperature is T Kelvin। तो यहाँ पर जो है ये बबल है, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो नीचे यहाँ पर जो है प्रेशर है P atm एंड टेम्परेचर जो है बबल का वो कितना है, वो है T Kelvin। जब ये बबल धीरे धीरे ऊपर जाएगा लेक में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो एक मिनट, द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेडियस व्हेन इट कम्स टू द फ्री सरफेस ऑफ लेक वाटर। और यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर दिया P/4 एंड टेम्परेचर दिया है 2T। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस। तो मान लो यहाँ पर रेडियस जो है R है या R1 है, और यहाँ पर है R2, तो हमें निकालना परसेंटेज इंक्रीज, मतलब हमें निकालना है R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू 100, ये चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियसली कब आ सकता है, ये आ सकता है जब हमें ये क्या है, दिस इज नथिंग बट R2 बाय R1 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, ये निकालना है, तो R2 बाय R1 अगर हमें पता चल गया तो आंसर आ जाएगा। तो हाँ, नाउ नंबर ऑफ मोल्स जो यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2, ये इक्वेशन लगा सकते हैं ना। Now what is P1? It is P. What is V1? V1 is 4 by 3 pi R1 cube. And what is T1? T1 is T is equal to what is P2? It is P by 4. What is V2? V2 is 4 by 3 pi R2 cube divided by T2. What is T2? It is 2T.
सो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, एंड यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं दैट R2/R1⁻³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, या R2/R1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो R2/R1 अगर 2 आ गया तो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, R2/R1 -1 इंटू 100 में, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 100%। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। Then question number 10. Axis F2 reacts at 150 degree and 1 atm pressure with Br2 to give compound BrFn. If 423 ml of Br2 at same temperature and pressure produced 4.2 gram of BrFn, what is N? तो फ्लोरीन जो है वो एक्सेस में है, ठीक है। सो Br2 plus F2N will give BrFn, एंड बैलेंस करेंगे तो ऐसा कुछ आ गया। तो ब्रोमीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, PV/RT। सो व्हाट इज प्रेशर, 1 atm, व्हाट इज वॉल्यूम, 423 ml। सो लीटर में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट इज आर की वैल्यू उन्होंने कुछ नहीं दिया तो 0.081 ही लेंगे लीटर एटीएम वाला, बिकॉज लीटर और एटीएम में है। एंड टेम्परेचर इज 150 डिग्री, 150 डिग्री मीन्स 423 केल्विन। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है Br2 के आ गए। यार प्रज्ञांश बहुत परेशान कर रहे हैं, 2 मिनट दो। से हाय टू एवरीवन, से हाय। हाय। हाँ ठीक है, अभी चुप रहना, ठीक है। हाँ, सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, ऑब्वियसली 423 से 423 कैंसिल आउट। यस क्यू, अभी चुप करो, ज्यादा लेक्चर ले रहे हैं ना। हाँ, सो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1 डिवाइड बाय 82.5, 82.1 हो गया ना। यस ठीक है, सो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए ब्रोमीन के। नाउ BrFn के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ऑब्वियसली इसके मोल्स आ जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ 1/82.1। ओके, ये BrFn के मोल्स हैं। नाउ उसका हमें वेट दिया हुआ है, 4.2 ग्राम ऑफ BrFn जो है वो बनना चाहिए। ओके, सो इसका वेट क्या आएगा, इसका अगर हमें वेट निकालना है, ये तो मोल्स है, तो इतने मोल्स का वेट क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। व्हाट इज मोलार मास ऑफ BrFn, Br का हो गया 80, ठीक है, एंड Fn तो 80 प्लस 19N आ गया। ओके, एंड इट शुड बी इक्वल टू क्या, इट शुड बी इक्वल टू 4.2। तो यहां से 80 प्लस 19N इज इक्वल टू आएगा 4.2
इंटू, मतलब ये हमारे पास क्या था, ये आया था 2 इंटू 1/82.1, जिसके अलावा 80 प्लस 99 आया था ना। यस, तो 82.1 उससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4.2 इंटू 82.1 डिवाइड बाय 2, तो कितना है? सो ये आ रहा है 172.41। सो 80 प्लस 19n इज इक्वल टू 172.41। सो 19n इज इक्वल टू आ गया अपने पास 92.41। सो n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आ रही है ना, 4 और 5, ऑलमोस्ट 5 आ गया है ना, ऑलमोस्ट 5, एग्जैक्ट 5 नहीं है, ऑलमोस्ट 5 आएगा। ओके, so this was question number 10. Now okay, now next question. 11th भी आई थिंक मैंने कराया है क्लास में। The system shown in the diagram is at equilibrium at 27 degree and the volume of bulb is 150 ml. At this temperature, the vapor pressure of water is 28 millimeter of water. If the bulb contains 0.001 mole of O2, volume of liquid water is, तो पूरे बल्ब का जो वॉल्यूम है इट इज 150 ml, लेकिन उसमें से कुछ वॉल्यूम में क्या है, वाटर है। तो कितने वॉल्यूम में गैस है वो हमें नहीं पता, तो हम वॉल्यूम ऑफ गैस निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंटू आर टी बाय टी। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस कितना है, तो टोटल प्रेशर जो था वो कितना था, व्हाट इज टोटल प्रेशर। देखो बाहर क्या है, बाहर वैक्यूम, और हाइट का जो डिफरेंस है वो है 161। हाइट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 161 है। ऐसा है ना, तो ये जो डिफरेंस है हाइट का, इट इज 161 mm, और बाहर क्या है, वैक्यूम है,
तो ऑब्वियसली अंदर जो प्रेशर है वो बाहर वाले से 161 ज्यादा है, तो बाहर तो ऑब्वियसली क्या है, 0 है, तो जो भी प्रेशर है वो कितना होगा, 161 होगा। ठीक है। टोटल वॉल्यूम जो था वो बल्ब का 150 ml था, बट उसमें क्या था, कुछ वाटर। ठीक है, दिस इज वाटर। तो उस वाटर की वजह से क्या, उसका वेपर प्रेशर भी आ रहा होगा। तो टोटल प्रेशर इज 161 mm। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, या प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा? ठीक है, प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा? तो 161 में से माइनस कर देंगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। कितना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर? 28। तो कितना है ये? 133 आ गया है ना। 133 mm मतलब 133 डिवाइड बाय 768। तो यहाँ से अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं जिसमें गैस है। ओके, कितने वॉल्यूम में गैस है वो हमें पता चल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.01 0.001 इंटू आर, दैट इज 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। 27 डिग्री मीन 300 केल्विन डिवाइड बाय 133 एंड 760, ये भी आ गया। तो यहाँ से कितने वॉल्यूम में आया हमारे पास? वन पॉइंट 40 ऐसा कुछ आ रहा है, यही है क्या? ये डिफरेंट आ रहा है? .14 है ना, .14। ठीक है, तो 0.14 लीटर, ये हम बोल सकते हैं 140 ml। तो 140 ml में गैस, और टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम है 150। टोटल वॉल्यूम कितना है? 150। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? 150 माइनस, सॉरी, या 150 माइनस 140, दैट इज 10। ठीक है, तो 10 ml में वाटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। In the following figure, when the two stop corks are opened, the total pressure inside the flask will be। तो दोनों को हम ओपन कर देंगे। तो देखो, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा? C इंटू V डिवाइड बाय RT। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या होगा? C इंटू V डिवाइड बाय RT। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन क्या होगा? P इंटू V डिवाइड बाय RT। ठीक है, ये तीनों के मोल्स आ गए। और अगर हमने ओपन किया स्टॉप कॉर्क को, तो ऑब्वियसली जो तीनों गैसेज है वो तीनों में मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? ऐड कर दो। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल?
प्रेशर इंटू वॉल्यूम विल बी 1.5 एंड 1 हो गया 2.5 एंड 2 हो गया 4.5। तो वॉल्यूम हो गया हमारे पास सभी गैसेस का मिला के 4.5 लीटर। सो P इंटू वी इज इक्वल टू N। टोटल मोल्स कितने हो गए, ऐड कर दो उनको। ठीक है, सो दिस इज टोटल मोल्स इनटू RT। अब यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं RT से RT कैंसिल आउट हो गया। सो प्रेशर जो हमारे पास आ जाएगा 2.13 इंटू 1.5 प्लस 1 इंटू 0.861 प्लस 1.15 इंटू 2 डिवाइड बाय 4.5। सो दिस विल बी द आंसर। वैसे भी यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक और फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ हो कि हम सेम टेम्परेचर पे इस टाइप से गैसेस को अलग अलग उसमें गैस है और उनको मिक्स कर रहे हैं, तो वहां पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो प्रेशर के लिए। P1V1 प्लस P2V2 प्लस P3V3 जितने भी हैं सब डिवाइड बाय वॉल्यूम में भी ऐसे फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, ये भी लगा सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। So what is 13? To determine molar mass of a liquid, a small sample of liquid was vaporized in a glass vessel with pinhole opening. The volume of the vessel was 115.3 ml and the liquid was completely vaporized in a boiling water bath at 100 degree. The atmospheric pressure that day was 743 torr. After the vapor was cooled to 25 degree and had condensed back to liquid, it was waved. The mass of the liquid was this much. What is the molar mass of liquid in units of gram per mole? तो देखो हमें पता है उसका वेट। इसके अलावा जब उसको वेपराइज किया तो पूरे के पूरे वेसल में वो हो गया होगा। गैस जब बना तो पूरे वेसल में हो गया होगा। तो उसका वॉल्यूम भी पता है कितना था, टेम्परेचर भी पता है। तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। PV इज इक्वल टू NRT लगाओ। ठीक है, सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर कितना हो गया था जब वेपर था? इट इज 743 टॉर। तो 743 डिवाइड बाय 760 ATM में हो गया। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम कितना था जब वो गैस था? तो 115.3 ml है, डिवाइड बाय 1000 कर दो लीटर के लिए, इज इक्वल टू व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? इट इज वेट बाय मोलार मास। ओके, वेट हमें पता है लिक्विड का कितना था, बिकॉज लिक्विड जो हमारे पास वेपर बना था उसको वापस जब कंडेंस कर लिया एंड वेट चेक किया तो आया 0.4429। ठीक है, तो वेट पता है हमें लिक्विड का, डिवाइड बाय मोलार मास। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर। आर को 0.0821 ले लो, लीटर ATM है तो ये 1/12 भी ले सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, उससे अप्रोक्सीमेट आएगा। एंड इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना था जब वो गैस था? टेम्परेचर वाज 100 डिग्री, मींस 373। तो यहाँ से मोलार मास क्या होगा? इट इज 0.4429 इंटू 0.0821 इंटू 373 इंटू 760 इंटू 1000 भी करेंगे, डिवाइड बाय 743 इंटू 115.3। तो यहाँ से क्या आएगा आंसर?
आंसर आ रहा है 120। ठीक है, 120.3। और क्वेश्चन नंबर 14। तो for two gas A and B with molecular weight Ma and Mb, it is observed that a certain temperature T, the mean speed of B, sorry, the mean speed of A, mean speed मतलब average, ठीक है, the mean speed of A is equal to root mean square speed of B. Thus the mean speed of A can be made equal to mean speed of B if, तो कोई एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर क्या है, मीन स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ बी, मतलब वी एवरेज ऑफ ए इज इक्वल टू वी आर एम एस ऑफ बी। तो वी एवरेज ऑफ ए क्या होगा, इट इज 8 RT अपॉन एम ए, सॉरी पाई इंटू एम ए, इज इक्वल टू वी आर एम एस क्या होगा, रूट ऑफ 3 RT अपॉन एम बी। ठीक है, तो यहाँ से टी से टी कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से एम बी जो है क्या आएगा, 3 पाई अपॉन 8 टाइम्स ऑफ एम ए, ये आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मेन स्पीड ऑफ ए सेम कब हो सकती है। तो वी एवरेज ऑफ ए को हमें करना है वी एवरेज ऑफ बी के इक्वल। ठीक है, लेकिन अभी टेम्परेचर जो है वो क्या है, तो दोनों का ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंट होगा तभी ये हो सकता है, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे ये चीज पॉसिबल है नहीं, मोलार मास डिफरेंट है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ऑब्वियसली 8R इंटू टी ए अपॉन पाई एम ए इज इक्वल टू 8R TB अपॉन पाई एम बी। ठीक है, नाउ सब पार्ट कैंसिल आउट हो गया, बस TA TB और MA MB बचेगा। तो यहाँ से TA/TB क्या आएगा, TA/TB जो है वो हो गया MA/MB, और ऊपर से MA/MB क्या है, ऊपर से MA/MB जो है वो है, ठीक है, मतलब जो है इट शुड बी 3 पाई। ठीक है, सो ये 3 पाई अपॉन 8 जो है ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, मतलब TB शुड बी ग्रेटर देन TA होना चाहिए। बी का जो टेम्परेचर है वो ए से ज्यादा होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, एज टेम्परेचर T एंड बी इज एट T डैश, तो बी का ज्यादा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ए इज लोअर टू ए टेम्परेचर ऑफ 8/पाई 8/3 पाई T while B is at T। यस, बी ऑप्शन करेक्ट है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
Partial pressure are simply additive for ideal gases. For non-ideal gases such as ammonia and oxygen, if we try to consider them as ideal gas, we would always overestimate the total pressure, always underestimate the total pressure, underestimate P at low and okay. So देखो क्या है, जेड वर्सेज टी ग्राफ अगर हम देखेंगे तो जेड वर्सेज टी ग्राफ में हमारे पास क्या है, ऐसा आता है। ऑब्वियसली ये आइडियल का है और ये रियल का है, ठीक है। नाउ अगर हम देखें यार कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन और NH3 वगैरह जो है वो रियल गैस, ऑक्सीजन और NH3 वगैरह जो है वो रियल गैस है। तो उनको भी अगर आइडियल की तरह ट्रीट करते रहेंगे तो हम स्टार्टिंग में क्या है, लो टेम्परेचर पर भी जेड को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर रियल को भी हम आइडियल लेते रहे तो हम जेड को लो मतलब सॉरी नॉट टेम्परेचर, प्रेशर, एट लो प्रेशर और एट हाई प्रेशर हर जगह आइडियल गैस का तो जेड क्या है, 1 ही है ना, बट रियल गैस का जेड डिफरेंट। तो अगर रियल गैस जो है उसको हम आइडियल गैस ही मानते रहे तो हम हमेशा जेड को तो 1 मानेंगे, बट जेड हमेशा 1 नहीं है। जेड लेस देन 1 होगा अगर पी जो है वो लो है, और अगर पी हाई है तो जेड ग्रेटर देन 1 होगा। बट हम क्या बोल रहे हैं कि हमेशा हमें रियल गैस को आइडियल गैस की तरह अगर ट्रीट करते रहेंगे तो हम क्या कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली अगर हम रियल गैस को आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, इफ वी ट्रीट रियल गैस एज आइडियल गैस, देन हम लो प्रेशर पर भी जेड को क्या लेंगे, 1 लेंगे, और हाई पर भी जेड को 1 लेंगे। बट एक्चुअली क्या है, लो प्रेशर पर जेड क्या लेस देन 1 है, बट हम 1 ले रहे हैं, ठीक है। सो वी आर ओवर एस्टिमेटिंग एट लो प्रेशर, बिकॉज एक्चुअल में तो जेड लेस देन 1 है, बट हम उसको क्या ले रहे हैं, जेड को 1 ही ले रहे हैं। बट हाई प्रेशर पर जेड क्या है, ग्रेटर देन 1 है, बट स्टिल हम उसको क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, ठीक है। सो लो प्रेशर पर हमने ओवर एस्टिमेट किया है, बट हाई प्रेशर पर अंडर एस्टिमेट किया। ओके, सो ये हमारे पास होगा, मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अंडर एस्टिमेट, डी ऑप्शन करेक्ट है, ओवर एस्टिमेट पी एट लो प्रेशर एंड अंडर एस्टिमेट एट हाई प्रेशर। सिद्धार्थ हमने 3-4 केस लिए थे, याद हो तो, हमने 3-4 केस लिए थे, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, वेरी लो प्रेशर जेड के, उनके बेसिस पर ये ग्राफ आया था। एट वेरी लो प्रेशर जेड 1 था, लो प्रेशर पर जेड लेस देन 1 था, एंड हाई प्रेशर पर जेड ग्रेटर देन 1 था। याद आया क्या? तो वेरी लो रखेंगे मतलब ऑलमोस्ट 0 प्रेशर रखेंगे तो जेड जो है 1 आता है, इसलिए हमारे पास ये है। तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे तो लो प्रेशर वाले रेंज में आएगा, तो वहां पर जेड लेस देन 1 रहेगा, बट हाई प्रेशर पर जेड को ग्रेटर देन 1 होना है, तो ऑब्वियसली फिर ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो 3 डिफरेंट केस आए थे, उनके बेसिस पर वो हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
A capillary tube of uniform diameter contains a sample A and B separated by a short column of Hg, L mm in length. तो हमारे पास ऐसा है, द एंड्स आर सील है ना, दोनों साइड से वो क्लोज है, तो इसका लेंथ L है. इसके अलावा इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन द कन्फाइंड गैस ऑक्यूपाई A mm एंड B mm लेंथ. तो इधर वाला लेंथ जो है A है और इधर वाला लेंथ जो है वो B. ठीक है. इसके अलावा ऑब्वियसली दोनों साइड प्रेशर सेम रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना. हॉरिजॉन्टल है तो ना तो मतलब इक्विलिब्रियम एक तरह से बना हुआ है, ना लेफ्ट में जा रहा है ना राइट में जा रहा है, और सेम पोजीशन में प्रेशर क्या रहता है, सेम ही रहता है. नाउ इन वर्टिकल पोजीशन द लेंथ बिकम्स A डैश एंड B डैश. तो इसको हमने ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है, एक ऊपर रख दिया, B को नीचे रख दिया, तो ऑब्वियसली नीचे थोड़ा सा खिसक जाएगा ये. एंड अभी जो है ये वाला जो लेंथ है ये हो गया A डैश, एंड ये वाला जो लेंथ है ये हो गया B डैश. ऑब्वियसली ये लेंथ जो है ये अभी भी L ही है. तो अभी प्रेशर जो है मान लो इधर P1 है और इधर मान लो प्रेशर P2. तो ऑब्वियसली P2 जो है वो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ mm. अगर हाँ हमें लेंथ सारी mm के टर्म्स में दी है, तो P2 जो है वो क्या हो जाएगा, P2 जो है वो आएगा P1 प्लस L आ जाएगा. ठीक है. तो नाउ P की वैल्यू निकालने, P की वैल्यू क्या होगी. तो याद है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम. ठीक है, मतलब इधर जो है ठीक है ऐसा कुछ था. हाँ तो इस पे लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अगर हम लगाएंगे तो क्या है P इंटू A इज इक्वल टू P1 इंटू A डैश. ये लगा. एंड इसी टाइप से राइट साइड वाले पे लगाएंगे तो ये जो है अपने पास क्या है, ये इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा P इंटू B, दिस वॉज B, तो P इंटू B इज इक्वल टू P2 इंटू B डैश. अब ऑब्वियसली P2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर P1 प्लस L भी लिख सकता हूँ. अच्छा यहाँ से P1 क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें P की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ P लिख दो. चलो पहले इसको हम लिख देते हैं PB इज इक्वल टू P2. अच्छा P2 की जगह क्या लिख रहे हैं, P1 प्लस L लिख रहे हैं इंटू B डैश. एंड यहाँ से P1 क्या हो जाएगा, P1 इज PA अपॉन A डैश. ठीक है. तो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर P1 को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो इट इज PB इज इक्वल टू PA बाय A डैश प्लस L इंटू B डैश. तो यहाँ से हमें P निकालना है, तो ऑब्वियसली पूरे को जो भी P वाला पार्ट है उसको एक साइड ले सकते हैं. तो दिस इज PB इज इक्वल टू PA बाय A डैश इंटू B डैश प्लस L इंटू B डैश. नाउ इस वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. तो लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में था PB. तो PB इज इक्वल टू ये वाले पार्ट को हमने लेफ्ट साइड में लिया तो क्या आएगा PA बाय A डैश माइनस साइन आ जाएगा.
तो PB माइनस PA बाय A डैश इंटू B डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, LB डैश आ जाएगा। तो क्या आएगा देखो, P को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इट इज B माइनस A बाय A डैश इंटू B डैश इज इक्वल टू L इंटू B डैश। तो यहाँ से P क्या आ जाएगा, इट इज L इंटू B डैश अपॉन B माइनस A बाय A डैश इंटू B डैश। नाउ B डैश को अगर हम नीचे लेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज L अपॉन B अपॉन B डैश माइनस A अपॉन A डैश। ठीक है, तो दिस इज प्रेशर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, B अपॉन B डैश माइनस A अपॉन A डैश। ए ऑप्शन मैच कर रहा है ना। ठीक है, तो ए ऑप्शन मैच करेगा। Now question number 17. So 17 में क्या है, for 10 minutes each at 0 degree from two identical holes, nitrogen and unknown gas are leaked into a common vessel of 3 liters under identical conditions. The resulting pressure is 5.6 atm and the mixture contains 0.5 mole of nitrogen. Then the molar mass of unknown gas is. तो हमारे पास देखो क्या है, अरे यार उसको पढ़ाना है, वो मेरे पैड में आके देखो क्या क्या किया जा रहा है। वो जबरदस्ती पैड को छीन रहा है, बोला मैं पढ़ाऊंगा। बस हाँ बस 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 आज के लिए इतना ही, जाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो गया ना, वेरी गुड। अभी चलो बस 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 बस, चलो चलो चलो, वेरी गुड, जाओ चलो। नहीं चलो चलो, बाय बाय, जाओ। नहीं यस, तो 17 तो 10 मिनट्स में हुआ था। हाँ प्रेशर भी देखो, टोटल प्रेशर भी हमें पता है। ठीक है, सो टोटल प्रेशर जो है, मतलब अपने पास क्या है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में बाहर से कोई गैस आया है ना, 2 होल्स के थ्रू। तो टोटल प्रेशर जो है वो कितना है, 5.6 atm। वॉल्यूम जो है वो 3 लीटर है। टेम्परेचर 273 केल्विन है। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे इधर से, P
into V by R is 0.0821 and temperature is 273. तो यहाँ से टोटल मोल्स आ गए गैस के। ऑब्वियसली एक तो अननोन गैस है और एक नाइट्रोजन है। दोनों का वॉल्यूम मिला के 3 लीटर एंड दोनों का प्रेशर जो है वो 5.6 atm हो गया। टेम्परेचर 273 केल्विन है। तो यहाँ से टोटल मोल्स कितने आ गए? तो 0.75 जो है टोटल मोल्स आ रहे हैं। तो टोटल मोल्स 0.75 और नाइट्रोजन के मोल्स कितने? 0.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन गैस क्या होगा? -0.75 माइनस 0.5 दैट इज 0.25 मोल। ठीक है। अब ये दोनों जो गैस है अपने पास कहां से आई है? ये दोनों जो गैस है ये होल्स, 2 होल्स के थ्रू आई है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बोले कि यार हमारे पास एक होल इधर है एंड एक होल इधर है, 2 होल किए थे हम, दोनों होल्स के थ्रू गैस पास आई। ठीक है। एक से नाइट्रोजन गैस आई और एक से अननोन गैस आई। तो बेसिकली इफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट ही हो गया, इफ्यूजन डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आउटसाइड। अब देखो बाहर से कहीं से आई है तो उसके लिए ये वाला पार्ट जो है आउटसाइड हुआ ना। ठीक है। एंड इनसाइड तो कुछ है नहीं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन गैस, दिस इज नथिंग बट, फिर इसको ऐसे ले लो, ऐसे करने के बाद इसको ऐसे ले लो कि रेट ऑफ N2 डिवाइड बाय रेट ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ अननोन गैस, ठीक है, डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ N2। ठीक है। ये अननोन गैस का मोलार मास हो गया। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ N2? रेट ऑफ N2 क्या होगा? रेट ऑफ N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय टाइम। एंड रेट ऑफ अननोन गैस क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन गैस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है। इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ अननोन गैस को m ले लिया डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ N2 क्या होगा? 28। तो T से T कैंसिल आउट हो गए। दोनों के लिए टाइम तो सेम ही है ना। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या हो जाएगा? N2 का 0.75, अननोन गैस का 0.25। तो क्या आ गया ये? 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ मोलार मास डिवाइड बाय 28। तो यहाँ से मोलार मास क्या हो जाएगा? 28 का 9 टाइम। कितना आएगा फिर? टू 252 आ जाएगा। ठीक है। सो 250 आएगा। मैथ्स नहीं कर रहा है ना, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? देखो 28 इंटू 9, 252 ही आ रहा है। कहीं कुछ मिस्टेक दिख रहा है क्या? चेक करो। The molar mass of unknown gas is number of moles of N2। oh sorry मिस्टेक हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना है? 0.5 है ना। तो
ये 2 आएगा, है ना। रेशियो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन गैस क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या आएगा, मोलार मास हो जाएगा 28 का 4 टाइम्स, दैट इज 112। ठीक है, सो दिस वाज सिंगल चॉइस वाला पार्ट। नाउ मोर देन वन ले। ठीक है, सो मोर देन वन। सो मोर देन वन में फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा है, एंड ग्राफ हमारे पास कैसा है, V वर्सेस C है, इस टाइप से ग्राफ जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ जा रहा है। तो पहले ये है एंड देन ये है। तो क्या क्या करेक्ट होगा, नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट रखे हमने, है ना। तो V वर्सेस T ग्राफ है, क्या क्या दिया है, अच्छा गैस प्रेशर एट 3 इज ग्रेटर देन एट स्टेट 1, ऑब्वियसली वो तो सही है। अगर हम यहाँ पर देखें, देखो 1 और 3 जो है सेम लेवल पे है, 1 और 3 जो है वो क्या सेम लेवल पे है। तो क्या, सॉरी, तो अब देखो 1 और 3 जो है वो सेम लेवल पर है। ठीक है, 1 और 3 का लेवल जो है क्या है, सेम है। तो ऑब्वियसली V1 इज इक्वल टू क्या, V3 है। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रखे ही हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर किसका ज्यादा है, टेम्परेचर जो है 3 वाले का 1 वाले से ज्यादा है। ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ना, तो प्रेशर भी क्या है 3 वाले का 1 वाले से ज्यादा। ठीक है, ये तो है ही करेक्ट। इसके अलावा
तो मतलब गैस प्रेशर एट 3 इज ग्रेटर देन स्टेट 1, तो सी ऑप्शन मतलब करेक्ट है। नाउ ये 2 से 3 वाला जो है, 2 से 3 में देखो क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, मतलब ये एक्चुअली क्या था, इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ऐसे पासिंग थ्रू ओरिजिन टाइप से है ना। तो अगर ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ की अगर हम बात करें, तो ये वाले ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आया है, तो इसमें क्या है, 2 से 3 में क्या है, पी कांस्टेंट है कि नहीं है? तभी तो ऐसा आएगा ना, बी वर्सेस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप कब आएगा, जब पी कांस्टेंट होगा। सो ये पूरे पार्ट में प्रेशर जो है वो क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है, मतलब P2 इज इक्वल टू P3, या P2 और P3 जो है वो क्या है, सेम है। तो P1 से ज्यादा प्रेशर जो है P3 का, P1 से ज्यादा प्रेशर हुआ है P3 का। तो ये कब पॉसिबल है, जब 1 से 2 वाले में प्रेशर बढ़ा है कि कम हुआ है? 1 से 2 वाले में प्रेशर बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? ऑब्वियसली देखो, P2 और P3 सेम है ना, P2 और P3 सेम है, और यहां से हम देख सकते हैं कि P3 इज ग्रेटर देन P1, तो इन दोनों को यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि P2 ग्रेटर देन P1 है कि नहीं है? दोनों को यूज करके ये बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता? यहाँ से तो हमने देख लिया कि P3 ग्रेटर देन P1 है, और यहाँ से देख लिया कि यार ये वाला जो है ये पासिंग थ्रू ओरिजिन टाइप से है, ठीक है, आगे इसको बढ़ाएंगे तो ओरिजिन से पास करेगा, मतलब ये क्या है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तभी तो ये आता है ग्राफ। तो ये वाले पार्ट में प्रेशर कांस्टेंट है, मींस P3 इक्वल टू P2 आ रहा है, एंड पहले हम देख चुके हैं कि P3 ग्रेटर देन P1 है, तो यहाँ पर P3 की जगह P2 को भी रखा जा सकता है, क्योंकि दोनों तो सेम है P3 और P2। तो अगर इसकी जगह इसको रखा तो ये क्वेश्चन आ गई ना, मतलब P2 जो है P1 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 1 से 2 में प्रेशर क्या है, बढ़ गया, 1 से 2 में प्रेशर क्या हुआ है, बढ़ गया है, ठीक है। सो ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा 2 से 3 में प्रेशर जो है कांस्टेंट रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा गैस प्रेशर एट 3 इज ग्रेटर देन एट स्टेट 1, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑब्वियसली डी ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। सो ए बी सी आर करेक्ट। नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन, which of the following statements are incorrect? तो molar volume of every ideal gas at STP is 22.4, एक्चुअल में वो ठीक है, ले लेते हैं उसको, वो 22.7 होना चाहिए था, ठीक है। एनटीपी पे 22.4 बोलते हैं और एसटीपी पे 22.7 बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली 22.7 लिखना चाहिए था उन्हें, बट लिख दिया, कोई बात नहीं। अंडर क्रिटिकल स्टेट कंप्रेसिव फैक्टर इज 1। क्रिटिकल स्टेट मतलब क्रिटिकल पॉइंट पर, तो क्रिटिकल पॉइंट पर जेड क्या है, व्हाट इज जेड, इट इज पीवीएम बाय आरटी। तो ये जब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम करते हैं तो ये 3/8 आता है, मतलब जब पीसी वीसी बाय टीसी लिखते हैं, पीसी वीसी बाय आरटीसी जब लिखते हैं तो ये 3/8 आता है, ना कि 1। all ideal gases will have equal value of average kinetic energy at given temperature, this is also correct। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है चाहे कोई भी हो वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड कर रही है, तो कोई भी गैस ले लो सेम ही आएगा, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये है अपने पास। एट एब्सोल्यूट जीरो काइनेटिक एनर्जी 3/2 आर, ये भी रॉन्ग है, बिकॉज एट
एब्सोल्यूट जीरो मतलब T इक्वल टू 0 केल्विन अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, मोलार वॉल्यूम कितना आता है 22.4 लीटर एनटीपी पर और 22.7 लीटर एसटीपी पर। तो एक्चुअली उन्हें 22.7 लिखना चाहिए था, बट 22.4 लीटर वो भी चल जाता है। तो ए ऑप्शन को करेक्ट ही मानेंगे। बी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है क्योंकि 3/8 आता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट है क्योंकि गिवन मतलब एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर सारी गैसेस का काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगा, बिकॉज वो जस्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मोलार मास पे डिपेंड नहीं करेगा। एंड डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/2 नहीं होती, वो 0 होती है, बिकॉज एब्सोल्यूट जीरो मतलब टेम्परेचर को 0 केल्विन। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3, at 47 degree and 16 atm, the molar volume of NH3 gas is about 10% less than molar volume of an ideal gas. This is due to, तो at 47 degree and 16 atm, the molar volume of NH3 gas is about 10% less than molar volume of an ideal gas. तो देखो Z जो है, what is Z? मोलार वॉल्यूम ऑफ रियल डिवाइड बाय मोलार वॉल्यूम ऑफ आइडियल। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू आ रही है ये लेस देन 10% आ रही है, मतलब आइडियल गैस के कंपैरिजन में लेस देन 10% आ रही है इसकी वैल्यू, मतलब ये जो है लेस देन 1 आ रहा है, साफ साफ हम देख सकते हैं ये क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। तो जेड लेस देन 1 हो गया ना, जेड लेस देन 1 हो गया। जेड लेस देन 1 कब होगा, जेड लेस देन 1 कब होता है, याद है, व्हेन अट्रैक्शन फोर्स आर डोमिनेटिंग। याद आया क्या, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब अट्रैक्शन फोर्स जो है डोमिनेट करते हैं जेड लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, the force of attraction between B option correct है, the volume occupied by NH3 molecules themselves is a significant fraction of volume container at this pressure। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड का तो मतलब है नहीं, क्योंकि वॉल्यूम को अगर कंसीडर करेंगे तो बी को कंसीडर करना पड़ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसमें, थर्ड वाले में बी ऑप्शन जो है वही करेक्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एसीडी क्यों आएंगे, जेड लेस देन 1 आ गया ना, बाकी ऑप्शन तो है ही नहीं, एसीडी कहां से आ जाएंगे, एसीडी तो नहीं आएंगे ना। सी में क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करना सीख, सी ये बोल रहा है एक तरह से। तो गैस मॉलिक्यूल को कंसीडर किया मतलब बी को कंसीडर करोगे, तो बी को जब कंसीडर करते हैं तो जेड लेस देन 1 थोड़ी आता है, बी को नेग्लेक्ट करने पर जेड लेस देन 1 आता है ना। जस्ट ए को कंसीडर करो, अट्रैक्शन फोर्स ए का जो था ना ए, उसको कंसीडर करने पर आता है। और NH3 गैस मतलब कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स है उसके मॉलिक्यूल्स तो हमेशा रैंडमली मूव करते ही रहेंगे, दैट्स व्हाई डी इज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, और ए जो है वो थोड़ा नॉलेज बेस्ड है, NH3 जो है इसको नॉलेज बेस्ड किया, इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो यार, NH3 जो है अपने पास
वो अगर डिकम्पोज हुआ भी, पहले तो होगा नहीं, ठीक है, इतने टेम्परेचर पर डिकम्पोज नहीं होता, अगर डिकम्पोज हुआ भी तो अपने पास ऐसा कुछ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। डिकम्पोज होने पर अपने पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो है बढ़ जाएंगे। तो मेन यहाँ पर जो है वो वही है। और वो ऐसे भी मोलार वॉल्यूम ऑफ NH3 की बात कर रहा है, तो अगर तुम ए ऑप्शन को मान के भी चलोगे तो NH3 का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो तो डिक्रीज होगा ना। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मतलब अगर तुम डिकम्पोज करते हो तो NH3 के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे ना। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होने की वजह से मोलार वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, पर मोल का वॉल्यूम बढ़ेगा ही, ठीक है, तो वो नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ एन आइडियल गैस थ्रू ए होल डिपेंड्स अपॉन, प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस पे बिल्कुल डिपेंड करता है। देखो सरफेस एरिया वगैरह हम सेम ले लेते हैं, एक्चुअली किस टाइप का सरफेस है होल का, किस टाइप का शेप है, उस सब पे भी डिपेंड करेगा, बट वो हम आइडेंटिकल लेते हैं, ठीक है। इसलिए जैसे हम यहाँ पर प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर वेट लेते थे, अगर हमारे पास सरफेस एरिया अलग अलग है तो ऑब्वियसली अलग अलग अमाउंट में गैस अंदर या बाहर होगी, शेप अलग है तो उसकी वजह से भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ABCD सारे ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ए और बी का तो तुम्हें पता ही होगा कि रेट जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड मोलार मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो पता ही है। इसके अलावा सरफेस एरिया ऑफ होल एंड शेप जो है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ABCD सारे हैं। C और D जो है उसको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। The time taken for effusion of 32 ml of oxygen will be same as time taken for effusion under identical condition of, तो यहाँ पर यार एक तरह से हिट एंड ट्रायल वाला मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। एक मिनट, कौन कौन सा गैस है, अलग अलग है हमारे पास, ठीक है। सो ए ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो टाइम टेकन, तो यहाँ पर R ऑफ O2 डिवाइड बाय R ऑफ H2 इज इक्वल टू रूट ऑफ मोलार मास ऑफ H2 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ O2, ठीक है। तो दोनों साइड अगर सेम आ गया तो आंसर मैच कर जाएगा। तो रेट ऑफ O2 क्या है, 32 ml है, डिवाइड बाय टाइम मान लो T है, और उतना ही टाइम H2 को भी लग रहा है, तो उसका कितना दिया है, 64 दिया है। तो 64 बाई T इज इक्वल टू रूट ऑफ मोलार मास ऑफ H2 दैट इज 2 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ O2 दैट इज 16। तो रूट के अंदर क्या आएगा, 1/8 का रूट आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1/2 है, तो इसलिए तो रॉन्ग हो गया ना, सही नहीं करा। देखो इसी टाइप से, तो रेट ऑफ O2 बाय रेट ऑफ N2 is equal to molar mass of N2 by molar mass of O2। तो रेट ऑफ O2 जो है, ओके ओके ओके, O2 सॉरी 60 नहीं आएगा, 32 आएगा, बट स्टिल आंसर तो मैच नहीं करेगा ना, ठीक है। आंसर फिर भी मैच नहीं करेगा, बिकॉज वो क्या आएगा, 2/6, 32 मतलब 1/16 का रूट, तो 1/4 होगा, है ना। तो मैच स्टिल नहीं करेगा वो। हाँ ना, यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ O2 इज 32/T and rate of N2 is 28/T is equal to molar mass of N2 that is root of 28। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो कुछ और दिया ना, 50 दिया है, या सो रूट ऑफ 28 डिवाइड बाय 32। तो क्या सेम आ रही है क्या वैल्यू, ये मेरे ख्याल से सेम आ रही है शायद।
32/50 जो है ये आता है 0.64। ओके, नहीं नहीं रॉन्ग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है ये। ये भी डिफरेंट आ रहा है, दोनों साइड में मैच नहीं हो रहे। नाउ नेक्स्ट वाला जो है सी, उसमें अगर हम देखेंगे तो सेम टाइप से करेंगे। तो 32/T डिवाइड बाय 27.3/T is equal to molar mass of CO2, that is 44 divided by molar mass of O2, that is 32। तो यहाँ पर आई थिंक सेम आ जाए शायद, 32/27.3 ये आया 1.172। यस, ये वाला मैच कर गया। ठीक है, ये मैच कर रहा है। इसके अलावा डी ऑप्शन जो है वो भी शायद मैच कर जाएगा। सो 32/T डिवाइड बाय 22.62/T इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ SO2 का रूट मतलब 64 डिवाइड बाय O2 का 32। तो ये √2 आएगा राइट साइड वाला, मतलब 1.414। एंड लेफ्ट साइड में कितना है? यस, ये भी मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सी एंड डी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। So the diagram displays the plot of compressibility factor Z versus P for a few gases. Which of the following statement are correct? तो Z वर्सेस P ग्राफ है। ये जो है ये कब आता था? यहाँ पर क्या होता था जब हम ए को नेग्लेक्ट करते थे, याद है? Z इज इक्वल टू 1 + TB/RT का होता था ये। ठीक है, सो ये कब आता था? जब हम Z मतलब ए को जब नेग्लेक्ट करते थे तो ये वाला ग्राफ आता था। इसके अलावा ये वाला ग्राफ जो है कभी बनेगा ही नहीं। ये सेकंड टाइप का जो है ना, ये वाला ग्राफ कभी पॉसिबल ही नहीं। नेगेटिव स्लोप के साथ कोई ग्राफ आता ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जेड वर्सेस पी ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन कभी आएगा ही नहीं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा ये जो है थर्ड वाला, दिस इज फॉर रियल गैस, सॉरी आइडियल गैस। ठीक है, ये वाला आइडियल गैस के लिए है। तो ये कब है? जब ए और बी दोनों को नेग्लेक्ट कर दोगे तुम। ठीक है, तभी आएगा। एंड इसके अलावा जो अपने पास एक और ग्राफ है वो अपने पास रियल गैस का है। ये ग्राफ एक तरह से पूरी तरह रियल गैस का हो गया। तो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे बेस्ड रहेगा। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या बोला? द प्लॉट सेकंड इज एप्लीकेबल और प्रोवाइडेड द वंडर वॉल कांस्टेंट बी इज नेग्लिजिबल। जैसे मैंने बताया था सेकंड टाइप का ग्राफ मतलब आ ही नहीं सकता कभी। थर्ड वाला द प्लॉट थ्री इज प्रोवाइडेड, जब ए और बी दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे ऑब्वियसली तब तो आइडियल गैस की तरह ही हो गया वो। तो सी वाला करेक्ट है। इसके अलावा डी क्या है? द प्लॉट फोर इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इन द गैस। जेड वर्सेस पी हमारे पास कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा ना, ऐसा कुछ इक्वेशन आ रहा था क्या? ऐसा कुछ इक्वेशन आया था जिसमें जेड वर्सेस मतलब जेड जो है वो 1 - पी समथिंग हुआ हो, ऐसा कुछ आया था क्या इक्वेशन? नहीं आया था। कहाँ आया था ऐसा?
ऐसा इक्वेशन कब आया था? नहीं, z <1 में ये नहीं आया था, z<1 में ये आया था 1 माइनस a बाय वी एम आर टी, ये था z<1। प्रेशर वाला थोड़ी था। आरटी को पीवी नहीं लिख सकता ना सिद्धार्थ, आरटी को पीवी लिखेगा वो तो रियल गैस, आइडियल गैस के लिख सकता है, लिखेगा ना। ये तो रियल गैस है, आरटी को पीवी कैसे लिखेगा? ठीक है, आरटी को पीवी हम कब लिख सकते हैं? जब आइडियल गैस है, ये तो रियल गैस है ना। ओके, इसके अलावा द प्लॉट 4 जो है वो जैसा हमने बताया रियल गैस का है, तो उसमें क्या बोल रहा है? द प्लॉट 4 इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इन द गैस इज मच हायर देन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो रियल गैस के लिए है ना। ऑब्वियसली प्रेशर बेस्ड है कि लो प्रेशर पर जेड जो है लेस देन 1 है, हाई प्रेशर पर जेड जो है ग्रेटर देन 1 है। मतलब जब लो प्रेशर होगा तो हमारे पास कौन सा फोर्स एप्लीकेबल होगा? एट्रैक्टिव फोर्स। और जब हाई, मतलब यहाँ पर हम ए को कंसीडर कर रहे हैं, बी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और इस वाले पार्ट में क्या करते हैं? इस वाले पार्ट में ए को नेग्लेक्ट किया जाता है, बी को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एंड सी दो ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो टाइम जो है अपने पास हो गया है, तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी देखते हैं अगली बार। ठीक है। बाकी मैंने ग्रुप पे सेंड किया ही था कुछ कुछ पार्ट, तो कुछ कुछ स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए थे किसी दूसरे बैच के डिस्कशन के, वो देख लेना एक बार। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं लेक्चर।